जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट। इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला लेक्चर है और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किस तरीके से हुआ। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की कहानी इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है और सबसे पहले एक फ़िलासफ़र आए थे, जिन फ़िलासफ़र का नाम था सर विलियम गिलबर्ट। सर विलियम गिलबर्ट ने क्या किया कि उन्होंने बॉडीज़ को रब करना स्टार्ट किया और रब करने पे उन्होंने देखा कि बॉडीज़ के बीच में चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके देखे उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, उन बुक्स को स्टडी किया गया। तो उनकी बुक्स को स्टडी किया, जो डीपली स्टडी किया, वो एक और फिलोसोफर आए उनके बाद 1700 के आसपास और उनका नाम था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो नाम है और गिलबर्ट का जो नाम है, इन दोनों का नाम इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रहेगा, बल्कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेनाज हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके आगे वाला चैप्टर जो मैग्नेटिज्म आएगा उसमें भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किस तरीके से कहानी उसके आसपास चेंज होती है, क्या फिनोमेनाज होती हैं, वो सब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जो सर विलियम गिलबर्ट ने किया था। और इन्होंने भी ये पाया कि वहाँ पे क्या है कि चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं बॉडीज़ को रब करने पे आपस में। इन्होंने वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए छोटे छोटे, जो देखा था हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में कि कैट्स फर को ग्लास रॉड से रब कर दो या फिर सिल्क क्लॉथ को एबोनाइट रॉड से रब कर दो, तो वहाँ पे चार्जेस ट्रांसफ़र होते थे। और वो चार्जेस ट्रांसफ़र होने की कहानी वहाँ पे है कि किसी का पर फंक्शन ज़्यादा है, किसी का कम है, तो वो चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाली कहानी उससे आगे की है। और मैं बताऊं कि इन दोनों के बाद एक रेवोल्यूशनरी फिजिसिस्ट आया था जिसका नाम था एलिजेंड्रो वोल्ट। एलिजेंड्रो वोल्ट ने क्या किया कि उसने एक डीसी बैटरी बनाई, पहली बार डीसी बैटरी। और वो जो बैटरी थी उसकी हेल्प से बहुत सारे छोटे छोटे काम होने लगे थे, ठीक है। वो एक रेवोल्यूशन था, ठीक है। उसने एक नया क्रिएट कर दिया था। और साथ साथ उसने मीथेन की डिस्कवरी में भी उसका नाम आता है, वो भी काम किया था। तो एलिजेंड्रो वोल्ट के बाद डीसी का डेवलपमेंट हो गया था, तो डीसी से छोटे मोटे काम होने लगे थे। लेकिन उसके बाद आपको तो पता ही है कि 1831 में माइकल फैराडे आया। माइकल फैराडे ने आके एक डायनमो बना दिया। डायनमो की हेल्प मींस डायनमो से हम एसी को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक एसी जनरेटर। उसने एसी जनरेटर को बना दिया और एसी से हमारे बहुत सारे काम होने लगे, क्योंकि डीसी से कुछ लिमिटेड काम हो सकते थे। डीसी के बाद एसी से बहुत सारे ऐसे काम होने लगे जो कि पेंडिंग में पड़े थे, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर उसके बाद एक फैराडे के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया और उसने 1878 में एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना के रख दिया, जो कि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, वो हम इसी से पता करते हैं कि वहाँ पे लाइट है कि नहीं है। लाइट मीन्स बल्ब ग्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है और बल्ब नहीं लगाएं तो कैसे कोई मानेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। दूर से देख के तो आदमी नहीं मानेगा, फ़िलहाल पास जाके वो कुछ देखेगा, कुछ भी करे, टच करके देखे। अगर थोड़ा समझदार है तो कुछ और डिवाइस लगाएगा, ठीक है। तो उससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने बल्ब बनाया था, लेकिन उसने इनकैंडिस्केंट बल्ब बनाया, मतलब जो कि वाकई रोशनी क्रिएट करता था, ठीक है। उससे पहले छोटी छोटी रोशनी वाले कि जहाँ पे उन्होंने बल्ब बनाया तो वहीं रोशनी हो रही है, तो इस तरीके के बल्ब बनाए थे जो कि प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं थे। ये वाला एकदम कॉमर्शियल था, ठीक है, इसको यूज किया जा सकता था। और उसके बाद जब ये बल्ब बन गया, बल्ब बनने के बाद एक और साइंटिस्ट आए 1900 के आसपास, जिसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी को कॉमर्शलाइज़ कर दिया, ठीक है। तो कॉमर्शलाइज कर दिया, मल्टी फेज जनरेशन होने लगा, मल्टी फेज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। और अब तो तुम देखते ही हो कितना कितना बड़ा
इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट होता है, कितनी हैवी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा रही है, ठीक है। तो बात शुरू होती है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो हो जाएगा याद, ना कुछ फिजिक्स से पहले ना कुछ फिजिक्स के बाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं बता दूं कि किसी भी कंडक्टर को अगर मान लो किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो उसमें करंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो होता कैसे है मैं बता दूं कि बैटरी आगे चल के तुम पढ़ोगे कि बैटरी में ना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल होगा, एक तरफ कम पोटेंशियल होगा, ठीक है। और इसको बनाया जाता है, मैंने बोला था कि इसको पहली बार जो बनाया था वो वोल्ट ने बनाया था, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, वो आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले करंट के बारे में देखते हैं। करंट होता है I=dq/dt। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। अगर कहीं पे डिफरेंशियल फॉर्मेट में ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है तो इसको हमेशा हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। और अगर कहीं पे एवरेज करंट लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी से, ठीक है। डेल्टा क्यू टोटल चार्ज, किसी भी सर्किट से कुछ गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके चला जाएगा, ठीक है। तो दैट अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, और जितना टाइम लगेगा उसको, वो टाइम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज करंट आएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग डेफिनेशन है, एक एवरेज की है, एक इंस्टेंटेनियस की है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। इसकी यूनिट ऐसा यूनिट होती है, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये तुम याद कर लो। दिस इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो होती है एम्पियर्स, ठीक है। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी डायमेंशंस, अगर इसकी डायमेंशंस की मैं बात करूं तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो तुम ए से ही इसकी डायमेंशन दिखा सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही ब्रेक करना डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखनी तो हम उसको ब्रेक करके ले जाते हैं उसकी फंडामेंटल फॉर्म में, ठीक है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे कैसे वो क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो ये तो फंडामेंटल ही, तो इसको हमें ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एवरेज हो गया, अभी कभी याद करना है, ठीक है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। एवरेज करंट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफरेंशियल फॉर्मेट, ठीक है। यूनिट हो गई, क्वांटिटी है कैसी, ठीक है। दिस इज वेक्टर और स्केलर, कैसा नेचर है इसका, ठीक है। तो मैं बता दूं कि तुमको तो लिखना है स्केलर नेचर है, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायरेक्शन किधर होती है, तो डायरेक्शन तुम याद कर लो। डायरेक्शन जो होती है वो होती है दिस इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या फिर अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर कह सकते हैं, या फिर अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो स्केलर है, या फिर एक और होता है टेंसर, ठीक है। तो टेंसर अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इसलिए स्केलर ही हम टिक कर देंगे, ठीक है। वैसे टेंसर भी कह सकते हैं,
जो क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनमें डायरेक्शन भी होती है लेकिन वो वेक्टर एडिशन के लॉज फॉलो नहीं करती, ठीक है, तो वो क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटीज़ में चली जाती हैं, तो वो सिलेबस में इतना है नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमसे वेक्टर स्केलर में ही पूछा जाएगा, तो हम स्केलर लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि करंट कभी भी वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। कैसे? अगर मान लो किसी भी सर्किट में ऐसे है सर्किट, ठीक है, अगर मान लो इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इधर 5 एम्पियर जाएगा। और अगर इसी सर्किट को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लो 90 है, इनके बीच का एंगल मान लो 120 है, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर, तब भी इधर 5 एम्पियर ही जाएगा। तो कहने का मतलब वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, रिजल्टेंट जो होता है, इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, सर्किट के दोनों आर्म्स 90 डिग्री पे थे तो भी 5 एम्पियर गया, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर गया, 120 का एंगल था तो भी 5 एम्पियर ही हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड्स बिटवीन द एंगल ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करती। तुम ये कह सकते हो इट डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। देखो, अब हमने कहा था, अब हम बात को समझते हैं कि करंट पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि अपने पास मान लो इफ़ 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट, 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट in 10 सेकेंड, B 5 सेकेंड, C 2 सेकेंड। मतलब 10 कूलम किसी सर्किट से मान लो पहले 10 सेकेंड में फ्लो करके जाता है, फिर 5 सेकेंड, मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कि मान लो एक जैसे आइडेंटिकल सर्किट ले लिए, ठीक, एक सर्किट में क्या किया कि चार्ज को भेजा 10 कूलम का, लेकिन धीरे धीरे गया, 10 सेकेंड लगा। दूसरे सर्किट में भेजा तो 5 सेकेंड लगा, तीसरे सर्किट में भेजा तो 2 सेकेंड लगा। तो अलग अलग करंट आएगा। तो जैसे इसमें करंट निकालोगे तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज़ 1 एम्पियर। इसमें निकालोगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 एम्पियर, और इसमें निकालोगे दिस इज़ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज़ इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो एक बात तो क्लियर है कि टाइम जितना कम लगेगा उतना करंट ज़्यादा आएगा। देखो, पहले में 1 एम्पियर आया, दूसरे में 2 एम्पियर आया, और तीसरे में 5 एम्पियर आया। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें जितना कम टाइम लगा है, कम टाइम में उतना ही चार्ज, मैंने चार्ज को फिक्स कर दिया। तो बात को समझने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि चार्ज को फिक्स कर दिया और टाइम को वेरी कराया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तेज़ी से उतना ही चार्ज जाता है, अगर तेज़ी से उतना ही चार्ज जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा है, करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ओनली, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन हाउ मच टाइम दैट चार्ज फ्लोज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब एक बात और समझ लो। तो पहला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल बेसिक था, कुछ था नहीं इसमें। तुम भी ये क्वेश्चन बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना 4 तरीके के और क्वेश्चन हैं, देखो कौन कौन से, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन याद कर लो, दिस इज सेकेंड टाइप क्वेश्चन।
सेकेंड टाइप का मतलब ये है, हेयर यू विल गेट आइदर इक्वेशन ऑफ चार्ज और इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, मतलब या तो तुम्हारे पास चार्ज की इक्वेशन होगी या फिर करंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर चार्ज की इक्वेशन होगी तो करंट पूछा जाएगा और करंट की इक्वेशन होगी तो चार्ज पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दो ही चीज़ें, या तो करंट पूछा जाएगा या फिर चार्ज पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। अपनी बेसिक डेफिनेशन क्या है, दिस इज डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, तो अगर हमारे लिए कहीं पे और अगर एवरेज पे आए तो वो क्या है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। एक तो ये हो गया। तो अगर चार्ज तुमको दिया जाएगा तो तुमको इन्हीं इक्वेशंस का यूज करना है। ठीक है, और ये होगा पहला पार्ट। दूसरा होगा कि डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, अगर चार्ज पूछा जाए। ठीक है, अगर मान लो करंट निकालना है तो ये हो गया, और अगर कभी भी चार्ज निकालना है, ठीक है, तो फिर तो यहाँ से अगर इंटीग्रेट किया जाए तो मान लो T1 टाइम T2 टाइम Q1 चार्ज Q2 चार्ज, तो यहाँ से आ जाए डेल्टा क्यू। दिस इज इंटीग्रेशन T1 से T2 आई डी टी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर तुम्हें चार्ज कभी भी दिया जाए करंट निकालना है तो ये तो सबको पता है, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर कभी करंट दिया जाए चार्ज निकालना है तो तुम इंटीग्रेट करोगे। तो बेसिक सी बात याद रखनी है कि अगर तुमको चार्ज दिया करंट पूछा जाए तो तुमको डिफ्रेंशिएट करना है, और अगर करंट दिया जाए चार्ज पूछा जाए तो तुमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बस इतना काम करना और कुछ नहीं। तो अपना काम हो गया ये वाला। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड टाइप क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो एक बात मैं तुमको बता दूँ कि अपने पास जो चार्ज की करंट की इक्वेशन होगी वो जनरली टाइम के टर्म्स में होगी। तो टाइम के टर्म्स में होगी तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेंगे ईजिली और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो क्वेश्चन एक देता हूँ मैं कि मान लो Q इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ पहला क्वेश्चन है एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे करंट बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे करंट बताओ, और तीसरा है इन टाइम t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 में करंट बताओ। ठीक, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं छोटी छोटी बातों में। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत तो अपने को है नहीं। ठीक है, अपने को तो बस छोटी छोटी बातें हैं जो कि याद रखनी है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि हमको क्या करना है कि कहने का मतलब जब चार्ज की इक्वेशन दी जाएगी तो हमको करंट पूछा जाएगा, तो वो तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है, तो वहाँ से हमको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन होगा इसमें। जैसे मैंने कहा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड करंट बताओ, एक में मैंने पूछा t इक्वल्स टू 4 सेकेंड करंट बताओ, और तीसरे में मैंने पूछा कि t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में करंट बताओ। तो देखो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, और तीसरा वाला अलग क्वेश्चन है। लेकिन मैं अगर बताऊं कि ये एक ही टाइप के है, ठीक है, दिस इज सेम टाइप। ठीक है, लेकिन ये वाला ये अलग टाइप का है। ठीक है, इसे कह सकता हूं मैं टाइप ए और ये दूसरा टाइप बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुमसे करंट पूछा जाए, जैसे 2 सेकंड पे पूछा या 4 सेकंड पे पूछा, 5 सेकंड पे पूछा, तो बात तो एक ही हुई। कहने का मतलब बस कंसेप्ट एक ही है, टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर यहाँ से दिख रही है कि टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, लेकिन ये अलग है। ये अलग कैसे, इन टाइम t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, टाइम जैसे मान लो ये टाइम 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 से 4 का टाइम इंटरवल ये आया। और जबकि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड ये है, 4 सेकेंड ये केवल इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब केवल यहाँ पूछ रहा हूँ या यहाँ पूछ रहा हूँ या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो अंतर तो है। लेकिन ये पता चल रहा है कि पहले वाले दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन का जो माइन्यूट सा अंतर है उसे पहचानने की कोशिश करो।
अक्सर बच्चे कहते हैं मुझसे कि फिजिक्स में क्या होता है कि सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है, और ये नहीं पता चलता कि किस तरीके से क्वेश्चन में कंसेप्ट को जैसे ही बदल देते हैं, पता नहीं चलता कैसे बदल देते हैं। भाई क्वेश्चन बताता है, उसको गहराई से देखो तो सही, ठीक है, देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, कुछ करना तो होता नहीं है, ठीक है। बोलो, ये बात आई समझ, ठीक है ना, आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये टाइप ए टाइप बी को तो मिटा देते हैं क्योंकि ये जगह ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास जगह थोड़ी कम रहती है, ठीक है, तो हमें जगह चाहिए ज़्यादा। देखो इसको अलग कर दिया, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट निकालो, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। तो आई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करो तो 4t + 4 डिफ्रेंशिएशन सबको आता है, ठीक है, इसका 2 का यहाँ फ्रंट में आया 4t + 4, ठीक है, तो करंट आ गया। तो करंट कितना आया, अब t की वैल्यू रख दो, t इक्वल टू 2 रख दो, 2 सेकेंड रखोगे तो कितना आया 8 + 4 12 एम्पियर, ठीक है, ये a का आंसर हो गया। b का निकालोगे तो t की जगह 4 रख दो, तो 16 + 4 20 एम्पियर। पहले दोनों एक जैसे थे कि करंट की इक्वेशन निकाली, ठीक। अब मान लो तीसरे वाले में एवरेज पूछा, तो जब भी एवरेज, अच्छा तुमको पता नहीं चलेगा कभी कभी कि ये एवरेज पूछा गया है, तो मैं तुमको बताता हूँ, जब भी टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा तो उसका मतलब होगा एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब होगा दिस इज नॉट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट का मतलब होगा t = 2 सेकेंड, t = 4 सेकेंड, t = 2.5। लेकिन एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब हुआ t = 2 से t = 4, दिस इज टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, अब एवरेज है तो 2 हिंट होंगे, या तो क्वेश्चन में एवरेज बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा तो तुम कैसे पहचानोगे, तुम पहचानोगे कि t = 2 to t = 4 दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। जैसे भी टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल दिया जाए तो तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए कि ये क्या है, दिस इज एवरेज करंट, ठीक है। तो देखो एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला तो अपने पास है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी को पढ़ने की जगह ऐसे पढ़ा करो, दिस इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो बार बार टोटल चार्ज इतना लंबा तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम इतना लंबा नहीं लिखा जाएगा। तो कन्वीनियंट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज को लेके आओ, ठीक है। लैंग्वेज तुमको बताएगी कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल चार्ज निकालना हमने कैसे सीखा, ठीक है, ऐसे कर लो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि टोटल टाइम तो कितना है, 4 है। भाई टोटल टाइम 4 कहाँ है, 2 से शुरू हुआ 4 तक गया, तो 2 ही तो हुआ, दिस इज 4 - 2, दिस जस्ट लाइक टाइम इंटरवल, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों को भी पकड़ने की कोशिश करो, हमेशा फॉर्मूले पे ही मत जाओ। यहाँ पे मैंने कहा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते वो एकदम से सारी बातें समझ पाते नहीं, तो उनको लगेगा टोटल टाइम तो 4 सेकंड है। भाई 4 सेकंड तो 0 से होता तब ना होता, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 4 तक, तो टाइम इंटरवल कितना आया, 2 सेकंड। तो देखो फाइनल चार्ज, अब फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज निकाल लो, ठीक है। तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज देखो यहाँ पे निकाल लें, ठीक है, यहाँ पे। तो फाइनल चार्ज कितना आया, फाइनल चार्ज का मतलब हुआ t = 4 पे, चार्ज की इक्वेशन से मिल जाएगा चार्ज, ठीक है। जब भी तुमको चार्ज चाहिए तो कौन सी इक्वेशन से मिलेगा, चार्ज वाली इक्वेशन, ठीक है। कुछ अपने आप से सोचना भी, ठीक है, रैंडमली मत कर देना, ठीक है। कुछ अपने आप से सोचोगे तो बहुत सारे आंसर तुम्हें अपने आप से मिलेंगे, ठीक है ना। फाइनल कितना हुआ, यहाँ रखो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 32 प्लस 4 × 4 16, तो ये हो गया 48। और इनिशियल चार्ज कितना हुआ, इनिशियल चार्ज में 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 4 8 प्लस 8, दिस इज 16। तो आई एवरेज आया, दिस इज डिफरेंस डेल्टा क्यू कितना आया 32, टाइम कितना 2, तो 16 एम्पियर, ये एवरेज करंट आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं, जब भी एवरेज पूछा जाएगा तो बेसिक इक्वेशन पे जाओ कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, डेल्टा क्यू का मतलब हुआ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का मतलब हुआ फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, ईजी तरीके से। अब देखो
मैं तुमको बता दूं कि कितना आसान है कि अगर चार्ज की इक्वेशन दी जाए तो एवरेज करंट निकालना, लेकिन एवरेज करंट निकालना ही आगे चल के तुमको चैलेंज बन जाएगा। अगर मैं करंट की इक्वेशन दे दूंगा, करंट की इक्वेशन से तुम डेल्टा क्यू कहाँ से निकालोगे? तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, वो आगे वाले स्टेप में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, अब एक चीज़ मैं इसमें और पूछ सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि बेटा एक काम करो, जल्दी से मुझको बना के दिखा दो कि आईटी ग्राफ, ठीक है, मान लो इसी में मैं डी क्वेश्चन पूछ लेता कि आईटी ग्राफ क्या होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनाना क्या है, क्वेश्चन बनाना तो ऐसे ही बच्चों का खेल है, धीरे धीरे बनाते जाओ, तुम भी बना लोगे, ठीक है। एक बार अगर तुमने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए तो तुम भी बना लोगे, ठीक है। तो आईटी ग्राफ, तो आईटी ग्राफ देखो, दिस आई इज इक्वल टू कितना है 4t + 4, ठीक है। तो दिस इज, इसमें वेरिएबल क्या है, टाइम और करंट। तो y इज इक्वल टू क्या होता है mx + c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दोनों साइड लीनियर है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं। तो y इज इक्वल टू mx + c, ये हो गया स्लोप, ठीक है, ये स्लोप, ये हो गया इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये बातों पे ज़्यादा मत जाओ, अगर जिसको ये बात नहीं पता कि इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, ठीक है, बाई एक्स, दिस इज जस्ट लाइक दिस। अगर इंटरसेप्ट ये होता है सी, ठीक है, और ये होता है एंगल, एंगल का मतलब स्लोप, ठीक है। एम इज इक्वल टू हमेशा होता है tan थीटा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा स्लोप तो लाइन इधर झुकी हुई होगी हमेशा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें भी ऐसी बनेगी, और ये इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा तो ऊपर से कट करती हुई जाती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तो ऊपर से कट करती हुई जाएगी, ये भी पॉजिटिव तो ऐसी झुकी हुई होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 4। वाई एक्सेस पे आई ले लो, वाई से कंपेयर करो आई, और एक्स एक्सेस पे टी ले लो, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये इसका स्लोप है, ये कहीं पे भी बनाओगे ये सब स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है। तो आईटी ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। स्लोप कितना है, अगर मैं पूछूं स्लोप कितना है, एम इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 4 है स्लोप इसका, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, बेसिक हमने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स को अगर तुम रिवाइज कर लोगे तो बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें वैसे तो याद ही रहता है ये, इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता दी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें दे रहा हूँ मैं आई की इक्वेशन, ठीक है। आई की इक्वेशन क्या है, आई की इक्वेशन मान लो ये दे दी तुमको, दिस इज 3t² + 2t + 5, ठीक है। अब तुमको निकालना है, एक काम करना है, देखो पहला तो ये कि फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड, ठीक। दूसरा काम फाइंड एवरेज करंट इन t = 0 to t = 2 सेकेंड, एवरेज करंट, ठीक है। ये कैसा करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे, इंस्टेंटेनियस करंट ऐसे कि वहाँ पे जैसे ही तुम टाइम की वैल्यू रखोगे तो तुमको उसी समय उस इंस्टेंट पे करंट मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले वाले में ये पूछा ही है, ठीक है, मैंने कहा कि फाइंड आउट द करंट एट t = 2 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, t = 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो करंट आ जाएगा 2 सेकेंड पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकेंड पे अगर तुमसे करंट पूछा जाएगा दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो अब तुम याद कर लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि जब भी तुमसे करंट बोला जाएगा कि इतने टाइम पे निकालो, वो चाहे मैं 2.5 पे बोलूँ, 5 पे बोलूँ, 2 पे बोलूँ, 1 पे बोलूँ या 0 पे बोलूँ, जितने पे भी बोलूँगा, कि अगर मैंने कोई भी एक टाइम इंस्टेंट दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो बोलने में लफ्ज़ थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी एक टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जब तुम घूमने जाते हो तो, चलो छोड़ो घूमने नहीं जाते हो, मान लो घर में ही हो, ठीक है। तो अगर मान लो 4:02 पे तुम कहीं पे बैठे थे, फिर 4:03 पे कहीं और चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4:02 पे तुम थे, मैं कहूँगा
4 बजे तुम वहाँ थे तो तुम थोड़े मानोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वो पार्टिकुलर इंस्टेंट, तो अगर तुम डिबेट करोगे तो तुम यही कहोगे कि मैं तो 4:02 पे वहाँ था, ठीक है। तो उस समय तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, तुमको पता कुछ नहीं चलता, तुमको पता नहीं चलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन तुम उस समय इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे फाइंड आउट करंट एट t=2 सेकेंड, तो करंट एट t=2 सेकेंड निकाला जाए तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और फाइंड आउट एवरेज करंट इन t=0 टू t=2 सेकेंड, तो मतलब ये हो गया कि 0 से 2 सेकेंड में निकालो, वो तो एवरेज है, ये तो टाइम इंटरवल हो गया ना ये वाला, तो ठीक है। तो टाइम इंटरवल हो गया तो वो अलग क्वेश्चन बन गया, t=0 टू t=2 सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मेहनत करते हैं थोड़ी सी। देखो पहले वाले को i=t की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 प्लस दिस इज 4 + 5 कितना आया 12 और 4 16 और 5 21 एम्पियर। इंस्टेंटेनियस करंट है t=2 सेकेंड कितना आ गया 21 एम्पियर। अब बी पार्ट पे आओ, जब भी एवरेज करंट की बात की जाए डेल्टा Q ओवर डेल्टा T मैंने बोला है, और अगर मैंने एवरेज पूछा नहीं है तब वैसे तो मैंने तो लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं लिखा जाएगा, टाइम इंटरवल दे दिया मैंने, ये हिंट है, ये सबसे बड़ा हिंट है कि टाइम इंटरवल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो i=, अब डेल्टा Q निकालना है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में Q की इक्वेशन दी हुई थी, और Q की इक्वेशन दी हुई थी तो डेल्टा Q लिखना ईजी हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में Q की इक्वेशन है ही नहीं, तो डेल्टा Q लिखोगे कहाँ से, फाइनल माइनस इनिशियल, बताओ मुझको। अगर तुम वही काम करो तो तुम्हारे पास तो है ही नहीं Q की इक्वेशन, ठीक है। तो देखो कितना आसान होता है, ठीक है। लेकिन स्टेप बढ़ जाएगा, स्टेप बढ़ जाएगा, और तुमको पहचानना है कि स्टेप क्या बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, ये बातें तो तुमको पहचाननी पड़ेंगी ना, ठीक है। ये बातें तो तुमको पहचाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक मिनट देखो अब इसको, हाँ तो अपना जो डिफरेंस था वो मैंने तुमको बता दिया था, ठीक है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें करंट की इक्वेशन दी गई है, और करंट की इक्वेशन दी गई है तो हम डायरेक्ट Q फाइनल माइनस Q इनिशियल नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डेल्टा Q चाहिए, और डेल्टा Q लिखने का तरीका मैंने तुमको सिखाया है। डेल्टा Q क्या होता है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ I dt, लिमिट्स 2 से 4, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज इंटीग्रेशन 2 to 4, this is I, this is 3t² plus 2t plus 5, this is dt. Delta Q equals to 3t³ / 3 plus 2t² / 2 plus 5t. This is equals to 2 to 4. Cancel out, cancel out. 4 पहले पूरी 4 की लिमिट रख दो, सब जगह 4 4 4 4 रख दो, जहाँ जहाँ t दिखे, जहाँ जहाँ t दिखे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो सब जगह 4 4 4 4 लिख डालो पूरा, और फिर ब्रैकेट लगाओ, बीच में माइनस का साइन दो, फिर सब में t की जगह 2 2 2 2 रख डालो पूरी इक्वेशन में, ठीक है। और जहाँ t नहीं है वहाँ जो भी है वो लिखा रहने। तो देखो पहले 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 5 × 4 20, माइनस अब 2 रखो तो 8 प्लस 4 प्लस 10 कितना आया 80 प्लस 20 100, 100 माइनस 22 कितना आया 78, दिस इज 78 कूलम, ठीक है। कितना आया 78 कूलम। अब यहाँ वापस रखो एवरेज निकालने के लिए, तो आई एवरेज कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना गया 2 से लेके 4 सेकंड में 78, और टाइम कितना लगा 2 से लेके 0 से 2 पूछा था ना, मैंने 2 से 4 निकाल दिया। तो काम कर लो t=2 से 4 ही देख लो, ठीक है ना। पुराना वाला क्वेश्चन याद रह गया कि t=2 से, ये तो चलता है, हमें तो समझाना है, ठीक है। तो हमने समझा दिया कि 2 से, अब 0 से 2 होता तो और इजी होता, लिमिट्स 0 से 2 आती है, बस लिमिट्स कितनी आती है 0 से 2, तो 2 से 4 लिख दिया तो 2 से 4 कोई दिक्कत नहीं। तो हमें बस ये समझाना है कि उसमें आई एवरेज कैसे निकाला जाता है, ठीक।
तो ये 78 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया है, तो अभी भी टाइम इंटरवल 2 ही है, तो ये हो गया 39 एम्पियर, 39 एम्पियर आ गया। अब बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? क्यों रामलाल, ये बात समझ में आई बेटा? बोलो रामलाल। सर ये सब समझ नहीं आया। ये फिर बताते हैं, देखो एवरेज जब भी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी तक तो समझ आ रहा था, हाँ आ रहा था। फिर उसके बाद डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे ये मैंने तुम्हें प्रीवियस वाले टॉपिक में बताया कि डेल्टा क्यू जब भी पूछा जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो पुरानी वाले टॉपिक को रिवाइज करो तो तुमको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब तुमको लग रहा होगा ये लेंथी है, ठीक है, उसको बैठ के एक दो बार देखोगे तो तुमको ईजी लगेगा, लेकिन प्रॉपरली तुमको लिमिट्स रखनी आनी चाहिए, प्रॉपरली इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब बोलो, अब इसमें है क्या, ये स्टेप एक्स्ट्रा है, बोलो समझ में आया? आ गया सर, ठीक है। तुमको एक क्वेश्चन दे दिया 8t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब, ठीक, ये क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन में मैंने तुमको बोला कि बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन कि आई की इक्वेशन बताओ, ठीक है, दूसरा प्लॉट करो, ठीक है, आई की इक्वेशन को, और तीसरा आई मैक्सिमम भी बताओ और वो टाइम भी बताओ जब आई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें पूछ ली। अब तुम क्या करोगे, ठीक है, अब इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो कैसे आई की इक्वेशन कैसे आएगी, ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी, तो आई इक्वल टू कितना होगा, डिफ्रेंशिएट किया 8 माइनस 6t प्लस 15t स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ये तो आ गई आई की इक्वेशन, ठीक है। दूसरा काम, अब प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो जितनी वैल्यू हमको मिल सकती हैं तो वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आई इक्वल टू 0 कहाँ होगा, प्लॉट करने के लिए वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, वो वैल्यूज़ निकालना हमको बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले आई इक्वल टू 0 देख लेता हूँ कि आई इक्वल टू 0 कहाँ होगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 रखो, आई इक्वल टू 0 अगर तुमको निकालना है तो देखते हैं 5t स्क्वायर माइनस 6t 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो, इससे कोई खास ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, हम एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे करंट आया 8 एम्पियर, ठीक। अब तुम di ओवर dt निकालो, क्यों निकालना है di ओवर dt, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करके 0 रख दो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 रख दो, 0 रखोगे तो आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ कुछ वैल्यू मिलेगी, वो प्लॉट में काम आएगी, ठीक है ना। तो वो प्लॉट में काम आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो देखो, तो डी आई ओवर डी टी निकालना है, दैट इज़ 0 माइनस 6 प्लस 30t, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 30t, तो t इज इक्वल टू 1/5, t इज इक्वल टू 1/5 पे आई की वैल्यू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है देखते हैं। पहले तो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें, t इज इक्वल टू 1/5 रखो, तो आया 8 माइनस 6 इंटू 1/5 प्लस 15 इंटू 1/25, तो 8 माइनस 6/5 प्लस 3/5, ठीक है। तो 8 माइनस 3/5 कितना आया, 37/5, ये आ गया। अब तुम देखो t इक्वल टू 0 पर करंट कितना था, 8 एम्पियर, कुछ देर के बाद 1/5 पे कितना हो गया, 37/5, 37/5 का मतलब कितना हुआ, 7.4 एम्पियर, 7.4, तो ये तो कम हुआ।
तो कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन में बच्चा चक्कर में पड़ सकता है। मैं तुम्हें बताऊँ कैसे। देखो उसने पढ़ा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो करने के बाद मिल जाती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो वो दिया होता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उसकी डेरिवेटिव निकालने के बाद 7.4, तो उसको लगेगा यही हो गई, और ऑप्शन में 8 भी दिया जाए 7.4, तो इस वैल्यू को देख के तो पता कर लो इन दोनों में ज़्यादा कौन सी है, ठीक है। तो वो तो कॉमन सेंस की बात है, हमने तो वो स्टेप इसलिए लगाया कि ठीक है वहाँ पता चल जाएगा, लेकिन इसका प्लॉट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो इस इक्वेशन का प्लॉट कैसा बनेगा, ठीक है। तो प्लॉट बनाने के लिए मैं एक बात बता दूं कि जो अपनी इक्वेशन है करंट की, ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आईटी प्लॉट, आईटी प्लॉट, ठीक। आईटी प्लॉट कैसे करेंगे, देखो अपने पास y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी होती है, इसका प्लॉट कैसा आता है, इसका प्लॉट ऐसे होता है, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है, a इक्वल्स टू पॉजिटिव, तब तो ऐसा होता है, और a इक्वल्स टू नेगेटिव है तो ऐसे होता है नीचे की तरफ, y और x हैं ये, ठीक है। तो अब एक बात मैं तुमको बता दूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन पहचानने का तरीका है कि x में स्क्वायर हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बने एक तरफ और दूसरी तरफ लीनियर बने। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि उसकी पावर 2 तक हो, ठीक है, तो पावर एक तरफ 2 तक हो, दूसरी तरफ पावर 1 ही हो केवल, ठीक है। पहचानने का तरीका समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ पावर 2 है, मतलब t में 2 है और i में 1 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर है और लीनियर इधर है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है स्टैंडर्ड। अगर ये स्क्वायर वाले टर्म के साथ वाला कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। नेचर याद कर लो बिल्कुल, जो इस साइड लेफ्ट साइड वो ऊपर रहेगा, राइट साइड जो भी है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। प्लॉट बनाने का तरीका है तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। अब अगर क्वाड्रेटिक वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ घूमते हुए, और अगर उसके साथ नेगेटिव है x² के साथ मान लो -5 होता, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ घूमते हुए बनेगा, ठीक है ना, बस इतना याद रखना। तो अब उस इक्वेशन पे आ जाते हैं, और इस इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन में है क्या, कैसा नेचर बनेगा, इसका नेचर तो ऐसे ही आएगा, नेचर तो इसी तरीके का होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 8 है, ठीक, और t इक्वल्स टू 1/5 पे कितनी हो गई, ठीक है 7.4, ठीक है। तो ये कहानी ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये दिस इज, ये आएगा 1/5, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी दिस इज 7.4, इधर आई है, और ये होगी 8। अब ये मुझको कैसे पता चला, एक तो मुझको नेचर पता चल गया, जैसे नेचर मैंने बताया था, ठीक है, वहाँ से नेचर पता चल जाएगा। अब देखो डिफ्रेंशिएट करने के बाद या तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है, वो मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ऊपर घूमते हुए आएगा तो ये वाली पीक वैल्यू मिलती है हमेशा, ठीक है। या तो ये अगर नीचे घूमता हुआ मिलता तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती, और नीचे घूमा हुआ मिला है तो ये वाली वैल्यू ही मिलती है हमेशा, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझको पता चल गया कि ये वाली वैल्यू होगी ये, ठीक है, और ये टाइम। और पैराबोला एकदम सिमेट्रिक होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1/5 टाइम पहले, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी थी 8, 1/5 पे कितनी हो गई 7.4। अब 1/5 और कर लो, 1/5 और जोड़ोगे तो कितना हो गया 2/5, ठीक है। तो 2/5 अगर टाइम की इक्वेशन उसमें रखोगे, करंट की इक्वेशन में टाइम, तो तुमको फिर से 8 वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैराबोला जो बनता है वो एकदम सिमेट्रिक होता है, मतलब इस लाइन के राइट साइड जो नेचर है, लेफ्ट साइड जो नेचर है वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि अगर इसको ऐसे में मिलाऊँ तो ये वाला जो टाइम है दिस इज 2/5 होगा। 2/5 पे फिर से वैल्यू 8 होगी,
और अगर तुमको कोई भी डाउट है तो तुम यहीं से चेक कर लो। देखो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहीं पे देखो, अगर मैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 8 t इक्वल्स टू 2/5 रख देता हूँ, 2/5 रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। तो कितना है 8 माइनस 6 इंटू 2/5 प्लस 15 इंटू 4/25, दिस इज 8 माइनस 12/5 प्लस 3/5, तो हो गया 12/5, तो कितना आया 8 एम्पियर। तो वो पैराबोला के नेचर से ही मुझको पहले ही पता चल गया था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे तभी एकदम सिमेट्रिक होता है ये, ठीक है। तो ये सारी कहानी है बेसिक सी, इसको याद करो। हाँ अब बोलो रामलाल, बात समझ में आई? देखो ठीक है, ग्राफ देखो, बात समझ में आई? टिपिकल तो नहीं लग रहा है, ठीक है, टिपिकल तो नहीं है, बोलो रामलाल। हाँ सर थोड़ा टिपिकल है, समझ नहीं आ रहा है। बेटा ध्यान से देखो, देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? सर पैराबोला रिवाइज नहीं किए हैं। रिवाइज तो तुम ही करोगे ना, करो रिवाइज एक बार, ठीक है। बाकी जितनी बातें बता दी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में उतना बताते नहीं है ना, ठीक है। अब रिवाइज करो तुम। अब आएंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन में क्या है, देखो आई इक्वल टू क्या था डी क्यू ओवर डी टी, और डेल्टा क्यू क्या था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। तो देखो ये तो होता है, दिस इज स्लोप, स्लोप पढ़ा है, स्लोप होता है डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। कोई भी प्लॉट बना दो, मतलब जो भी वाई एक्सेस क्वांटिटी जो एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखो, डी वाई ओवर डी एक्स लिखो, वाई ओवर एक्स लिखो, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इधर वाई है इधर एक्स है और इसके एरिया निकालो, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, जितना निकालना है वहाँ से वहाँ तक लिमिट्स लगाओ, x1 से x2। तो एरिया अंडर द कर्व लिखने का तरीका होता है हमेशा इंटीग्रेशन, वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी है वो पूरी लिखो, एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी है, एक्स एक्सेस पे जो भी क्वांटिटी है उसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, जितना एरिया लेना है, एरिया हमेशा डिफरेंशियल वाले साइड से लेना, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल डी एक्स जिधर आ रहा है उधर से लेना है। अगर मैं ऐसे लिखूँगा इसको, कभी भी अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई लिखूँगा तो लिमिट्स y1 से y2 आएंगी, तो एरिया ऐसे आएगा, तो जो ये डिफरेंशियल फॉर्मेट होगा उधर वाले एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया लिखने का यही तरीका है कि एक क्वांटिटी, तो जनरली 99% तो यही चलता है, वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी है वो लिखो, ठीक है। तो तुम तो इस पर ही फोकस करो, वो तो मैंने उससे रिलेट करके ये दूसरी चीज़ बता दी, तो कोई बात नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तो बताते हैं, ठीक है, बताना पड़ता है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या है, ये तो एरिया अंडर द आई टी ग्राफ होगा, एरिया अंडर द आई टी ग्राफ, दिस इज एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, ठीक है। यहाँ से ये बात पता चल गई, और वो स्लोप है। अब देखो एक चीज़ समझ लेते हैं अच्छे से, जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक एरिया, यहाँ पे बनेंगे दो क्वेश्चन, एक बनेगा एरिया अंडर द कर्व का और दूसरा बनेगा स्लोप का, ठीक है। तो बहुत आसान है बिल्कुल, देखो कैसे, अगर मान लो तुमको आई टी ग्राफ दिया जाए, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आई टी ग्राफ, ठीक है। अब आई टी ग्राफ दिया जाए और मान लो ऐसे करके दे दिया जाए, ये कुछ भी बना लो, ठीक है, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड, टाइम सेकेंड में, ठीक है, और करंट एम्पियर में।
अब मैं कहता हूँ इसमें मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, एक ही बार में समझ लें, उसी में 2 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तुम t=2 टू t=6 से टोटल चार्ज निकालो। मतलब क्वेश्चन देने का तरीका ये होगा कि IT ग्राफ दे दिए, तुमसे पूछ लिया बताओ 2 से लेके 6 सेकंड में टोटल चार्ज सर्किट से कितना फ्लो करके चला गया। मतलब किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका ये नेचर दे दिया कि पहले करंट बढ़ते 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 यहाँ से कुछ हो गया 10 एम्पियर का, ठीक है, फिर उसके बाद 10 एम्पियर का कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज होकर 0 हो गया। ऐसे बात कहानी बना दी जाएगी, ठीक है। तो कहानी बनाने का तरीका ये है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब कहा जाएगा 2 से लेके 6 सेकंड का जो टाइम इंटरवल उसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो करके चला गया वो बता दो। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करके जाएगा उसे निकालना बहुत आसान। तो यहाँ आ जाओ चुपचाप। डेल्टा क्यू निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या है, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ, ठीक है। तो एरिया निकालो, एरिया, और कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, 2 से लेके 6 तक, जितना बोला जाएगा उतना निकालो। तो 2 से 6 तक ये वाला एरिया बनेगा बस, और उसमें क्या है, या तो ट्रेपेजियम मान लो या फिर ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल मान लो। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना 10 और इंटू 2 20 प्लस ये वाला कितना 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई 2, हाफ बेस हाइट होता है ना, 10 टू 20 तो 10 आ गया, तो 30 कूलम चार्ज आएगा इस सर्किट से, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूँ t=2 0 से 6 पूरा पूछ ले रहा हूँ, 0 से 6 चार्ज कितना फ्लो करके जाएगा निकाल लो। तो चार्ज कितना फ्लो करके जाएगा निकालने का क्या तरीका है, फिर से निकालो, डेल्टा क्यू एरिया निकालो, 0 से 6 पूरा निकालो, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना 10 ये है उतना ही 10 ये, तो ये तो 20 है तो 40 हो गया, 40 कूलम का चार्ज फ्लो करके चला जाएगा पूरे टाइम में। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करके चले जाएंगे, तो Q=Ne लगा देना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाएँ तो Q=Ne लगा देना, Q=Ne। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, Q डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब बोलो ये बात समझ में आ रही है, कुछ आएगी, ठीक है। आराम से इसको निपटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, ग्राफ पे कि IT ग्राफ दिया जाएगा, IT ग्राफ का हमेशा एरिया निकाला जाएगा, एरिया से चार्ज मिलेगा। तो IT ग्राफ देके चार्ज पूछ लेगा, ठीक है, IT ग्राफ देके चार्ज पूछ लेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि QT ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, QT ग्राफ। दूसरा क्वेश्चन है इफ QT ग्राफ इज गिवन, QT ग्राफ इज गिवन। अगर QT ग्राफ दिया है तो क्या आएगा, QT ग्राफ इज गिवन, इसका मतलब ये होगा कि अब तो स्लोप की बारी आ गई भाई। एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन बन गया तो दूसरा तो स्लोप का ही बनेगा, 2 ही तरीके के क्वेश्चन है। तो मान लो QT ग्राफ दे दिया, QT ग्राफ दिया ऐसे, ठीक है, और मान लो ये है, यहाँ पे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। दिस इज 10 कूलम, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 20 कूलम, चार्ज कूलम में, टाइम सेकेंड में, ठीक है। तो करंट निकालो, ये बोला जाए करंट निकालो, और करंट किसके बराबर होगा, स्लोप के, I=dq/dt। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा = परपेंडिकुलर बेस, जो निकालना है कहीं से निकाल लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। स्लोप तो एक ही है सब जगह, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो बराबर रहेगा। तो यहाँ से निकाल लो, ये कितना 10 और ये कितना 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ 5 एम्पियर, करंट आ जाएगा। तो स्लोप वाले से तुमसे करंट पूछा जाएगा, एरिया अंडर द कर्व से चार्ज पूछा जाएगा, तो तुम्हें निकालने में वहाँ कोई इशू नहीं है। तो देखो फिर से, मैंने तो ये छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, ये वाला रीजन कितना है 10 हुई ये वाली लाइन, ठीक है। ये कितना हुआ 10 हुआ, और ये कितना हुआ 2 हुआ, 10 डिवाइडेड, किसी से ले लो, ये पूरा ले लो, लेकिन ये वैल्यू दी जाएगी तभी तो लोगे, ये वैल्यू मैंने दी नहीं, क्वेश्चन में दी जाए तो कहीं से भी ले लो। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कहीं से भी निकालोगे बराबर आएगा, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा हर जगह बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। बोलो आई बात समझ में, बन जाएगा, चलेगा। तो ये सब कहानी है, बेसिक सी चीज़ें हैं, टिपिकल तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर दूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या। मैंने तुमसे स्टार्टिंग में बोला था
कि सब कुछ यहीं याद कर लेना है, ठीक है। हमने करंट की डेफिनीशन पढ़ी, करंट की डेफिनीशन के बाद उसकी यूनिट डायमेंशन पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए कि करंट से रिलेटेड कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन होगा जिसमें कि कोई इक्वेशन नहीं दी जाएगी, जो क्वेश्चन पहला पूछा था, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेते हैं, तो ठीक है। करंट आ गया, करंट अगर दे दिया तो चार्ज पूछ लिया, तो चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए, तो वो घुमा फिरा के आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमने पूछा था, मैंने कहा था कि कोई भी टाइम के फॉर्म में कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें एक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन था, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर तुमको क्यू की इक्वेशन दी जाएगी तो करंट पूछा जाएगा, करंट पूछा जाएगा तो आई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी, तो तुमको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेना। अगर तुमको करंट की इक्वेशन दी जाएगी तो तुमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो वहाँ पे चार्ज पूछा जाएगा तो चार्ज निकाल लेना है, ठीक है। तुमसे एवरेज करंट पूछा जा सकता है, टोटल चार्ज पूछा जा सकता है, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है। फिर उसके बाद ग्राफ के दो क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व और स्लोप पे। एरिया अंडर द कर्व से उसमें तुमको आई टी ग्राफ दे दिया जाएगा, तो एरिया अंडर द कर्व टोटल चार्ज फ्लो के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा तुमको क्यू टी ग्राफ दे दिया जाएगा, तो उसका स्लोप जो है वो करंट के बराबर होता है, स्लोप निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टिपिकल और ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिनिश।